नमस्कार। दिल्ली हाई कोर्ट की माननीय जज विद्वान जज स्वर्णकांता शर्मा के पास एक बहुत ही चर्चित केस आया। आपके संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं का शराब नीति घोटाला तथा कथित शराब नीति घोटाले का मामला रहा है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आप नेता जितने हैं उन सब के खिलाफ सामने आया और इसमें केजरीवाल को लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया और इसके बाद बरी होने के बाद सीबीआई हाई कोर्ट गई माननीय विद्वान जज स्वर्णकांता शर्मा के पास और उनसे निचली अदालत का जो आदेश था उस पर रोक लगवाई और रोक लगाने के बाद ये मामला अब हाई कोर्ट में वही विद्वान जज स्वर्णकांता शर्मा ही सुनेगी। ये जब तय हो गया कि वो सुनेगी तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने एक अपील करी जज बदलने की। मतलब विद्वान जज स्वर्णकांता जो शर्मा है उनको इस केस से हटाने के लिए उन्होंने एक अपील लगाई और उस अपील पर जब वो जज नहीं हटी, उन्होंने कहा कि हम इस अपील पर खुद सुनवाई करेंगे और जिस वादी ने ये आग्रह किया, अनुरोध किया है, उसका हम पक्ष सुनना चाहेंगे। केजरीवाल ये एक बहुत ही लोकप्रिय, एक चर्चित एक केस रहा है। केजरीवाल खुद उपस्थित हुए हाई कोर्ट में जस्टिस शर्मा के सामने और उन्होंने एक कारण गिनाए कि हम किस किस कारणों से चाहते हैं कि माननीय जज इस केस से हटें। उन्होंने जो कारण गिनाए वो कारण गौरतलब है। उन्होंने उनके बेटा बेटियों, जस्टिस शर्मा के जो बेटे हैं और जो बेटी हैं, उनका सरकारी वकील होना, सुप्रीम कोर्ट के ए पैनल में बेटे का और बेटी का सुप्रीम कोर्ट के सी पैनल में सरकारी वकील होना, दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी बेटी का सरकारी प्लीडर होना और उनको जो है जो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उनके अंडर में दोनों के बेटा बेटियों काम करना और उनसे ही, मेहता से ही जो है उन दोनों बेटा बेटियों को केस मिलना, ब्रीफ मिलना, ये उनके अंडर है। ये तुषार मेहता वही है जो कि केजरीवाल के खिलाफ जो सीबीआई पहुंची हाई कोर्ट में, उसके वो वकील हैं। केजरीवाल ने उसी पर आशंका जताई कि हमको क्योंकि तुषार मेहता सीबीआई की तरफ से वकील हैं और उनके अंदर जो है माननीय जज के बेटे बेटी काम कर रहे हैं, तो इससे इनको निष्पक्ष फैसले की, न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्होंने दूसरा एक और जो बड़ा प्रमुख एक बिंदु उठाया, वो ये उठाया कि निचली अदालत ने 40,000 पेजों का जो उनका जो आरोप पत्र था उसको देखा। उसके बाद 3 महीने लगातार सुनवाई करी और उसको सब सुनवाई करने के बाद वो सारा 40,000 पेज का अध्ययन किया। 3 महीने लगातार सुनवाई की। उसके बाद जो फैसला ये दिया कि केजरीवाल और बाकी और जो आप नेता सबको बरी करने का फैसला सुनाया निचली कोर्ट ने। उस फैसले को सीबीआई की अपील पर हाई कोर्ट की इसी माननीय जज ने, विद्वान जज ने 5 मिनट के अंदर जो है उस केस को एक फैक्चुअल प्राइमा फेसी एरोनमस बताते हुए उसको खारिज कर दिया, उसको स्टे लगा दिया उसकी उस निचली अदालत के फैसले पर। इतना लंबा केस, इतनी लंबी सुनवाई के बाद 5 मिनट में ही उस पर जजमेंट दे दिया कि साहब केस में बड़ा एरोनमस फैसला है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाती है। केजरीवाल ने स्वयं जब अपनी दलील में ये कहा वहां कोर्ट में उपस्थित होकर के कि ये एक्स पार्टी आपने निर्णय ले लिया जो कि हम के दूसरे पक्ष के बिना सुने ही ऐसा निर्णय ले लिया, इतनी जल्दी 5 मिनट के अंदर ही आपने फैसला ले लिया।
और उन्होंने एक आध दो और मुद्दे उठाए कि माननीय जज जो है वो आरएसएस से संबंधित, संघ से संबंधित जो आपका अधिवक्ता संघ है जिसका नाम है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, उसके कार्यक्रमों में वो 4 बार जा चुकी हैं। इससे एक संकेत मिलता है, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, वो संकेत मिलता है कि आसंघ की विचारधारा से माननीय प्रभावित लगती हैं और इसलिए उनको, और क्योंकि ये केस जो है केंद्र सरकार के ही खिलाफ है और ये राजनीतिक केस है, लिहाजा उनको इस पर निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, शंका है कि निष्पक्ष न्याय उनको मिले। ये कुछ ऐसे बिंदु केजरीवाल ने अपनी जो दलीलें थी, जो उन्होंने पूरा एक एफिडेविट दिया, उसमें जो बातें हैं 10 बिंदु उन्होंने उठाए थे, 10 का एक निचोड़ ये रहा कि ये बातें उन्होंने उठाई थी। पर जस्टिस शर्मा जो है उन्होंने पूरा दलील सुनी, बल्कि दलील सुनी ही नहीं, उन्होंने केजरीवाल को एक बहुत ही अच्छा वक्ता, अपने केस को बहुत ही प्रमुख तरीके प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की जो उनकी योग्यता की तारीफ भी करी जस्टिस शर्मा ने, लेकिन अंततः अपना फैसला पहले सुरक्षित रखा और बाद में अभी कुछ 1-2 दिन पहले उसको सुनाया फैसला कि नहीं, हम इस केस से नहीं हटेंगे और हम इस केस की पूरी सुनवाई करेंगे। जस्टिस शर्मा विद्वान जज है, उन्होंने कुछ फैसला सोच समझ के ही लिया होगा, पर जो केजरीवाल ने अपनी दलीलों के मार्फत, एक एफिडेविट के मार्फत जो बिंदु उठाए हैं, उससे अब ये केस जो है एक पब्लिक स्क्रूटनी का केस बन गया है। इसमें अब ये देखा जाएगा आगे चलकर के कि न्याय किया ही नहीं गया, न्याय दिखना भी चाहिए, ये भी इसमें देखा जाएगा क्या न्याय किया गया, वो न्याय दिखता भी है कि नहीं दिखता है। जस्टिस शर्मा जो है, उनके जो बेटे बेटियों को लेकर के फिर बाद में जस्टिस शर्मा ने जो ये अपना एक फैसला सुनाया कि हम इस केस से नहीं हटेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि बेटे बेटियों के कैरियर पर इस प्रकार के आरोप लगाना गलत है। क्यों? क्योंकि जब राजनेता का बेटा राजनीति कर सकता है तो क्या वकील, जज का बेटे जो है वो वकील नहीं बन सकते? उनके फंडामेंटल राइट, उनके कैरियर पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? बिल्कुल सही कहा माननीय विद्वान जज ने। पर एक ये बात जो है आज की नहीं है, ये समस्या जो है बहुत गहरी है और ये अक्सर इसके खिलाफ आवाज उठती रही है कि हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनके बेटा बेटी वकालत ही अपना कैरियर चुनते हैं और जहाँ पे उनके पिता या उनकी माता जज होती हैं, उसी कोर्ट में, उसी जगह पर वो प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या जनता बिल्कुल मासूम है, उसको मालूम नहीं है कि ये एक लाभ की स्थिति बन सकती है? हो सकता है कि एक निष्पक्ष और बड़ा ईमानदार जज बहुत से होते हैं, उनके एक एग्जाम्पल भी है, उन्होंने जब देखा कि उनके बेटे किसी या कोई बेटी या उनके परिजन किसी केस में इन्वॉल्व है तो वो खुद उस केस से हट जाते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण माननीय जजों के हैं, निष्पक्ष जजों के हैं, ईमानदार जजों के हैं। तो यही उम्मीद जस्टिस शर्मा से भी की जा सकती है कि वो हो सकता है कि वो इसमें आगे केस, अब तो वो केस सुनेगी, पर एक जनरल जो इसका आवाज उठती रही इसके खिलाफ, उसमें ये भी एक केस शामिल हो गया है। जहां तक रिक्यूजल की बात होती है, किसी केस से हटने की जो बात होती है, वो ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है। समस्या यही है कि अगर मान लीजिए किसी वादी ने किसी जज पर कुछ उंगली उठाई तो उसके लिए वो एक गंभीर मामला, वो भी हाईकोर्ट के किसी जज पर, तो उसके लिए अगर निष्पक्ष न्याय जो दिखता हुआ न्याय है, उसका तकाजा यही है कि अगर किसी जज पर कुछ उंगली उठी है तो वो तुरंत अपने को विड्रॉ करे और दूसरे बेंच बने, दूसरे जज उसकी सुनवाई करे, ताकि वादी के मन में भी एक संतोष हो कि भाई हमारा जो केस है वो एक निष्पक्ष जज कोई दूसरे जज ने सुना और उसने जो फैसला दिया वो दिखता हुआ फैसला है, निष्पक्ष फैसला है। पर
अब जो हालात उत्पन्न हुए हैं कि केजरीवाल की दलील पर कि जज के हटाने की दलील को खारिज कर दिया गया है और अब इस पे केस की सुनवाई होगी, आगे इस पे सुनवाई होने पर फैसला भी आएगा, तो केजरीवाल ही नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही चर्चित केस बन चुका है, तो इसमें देश भर के लोगों की निगाह रहेगी कि उनको ये वो उम्मीद रहेगी कि इसमें न्याय, अव्वल तो उनको उम्मीद हो सकता है कि निष्पक्ष न्याय की उम्मीद न हो जनता को, पर अगर इसमें ऐसी स्थिति बनती है और न्याय जो है वो ऐसा सामने आता है जो कि वाकई में निष्पक्षता लिए हो, मेरिट डिमेरिट के आधार पर तय किया गया हो, तो ये एक उल्लेखनीय और बहुत ही चर्चित और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। ये एक उम्मीद की जा सकती है इसके अंदर लेकर के। पर जहां तक रिक्यूजल का मामला है, तो अक्सर जजेस जो हैं वो स्वयं अपने किसी केस से हट जाते हैं, पर इस केस में क्योंकि जजेस जो संबंधित जज है उसने मना कर दिया है कि हम जो है इस केस से नहीं हटेंगे और इसकी पूरी सुनवाई करेंगे, तो इसी बात को लेकर एक चर्चा हो रही है कि आखिर रिक्यूजल के लिए कोई नियम कायदे कुछ होते हैं कि केवल जज के विवेक पर ही छोड़ दिया जाता है कि वो स्वयं तय करें कि उनको केस को सुनना है कि नहीं सुनना है। जो प्रक्रिया है, जो सामने की प्रक्रिया है, वैसे तो कोई प्रक्रिया इसकी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले जो है ये साफ बता दिया कि साहब ऐसा कोई हम गाइडलाइन इस प्रकार के जज के रिक्यूजल को लेकर के कोई गाइडलाइन हम जारी नहीं करेंगे, पूरा माननीय जज विद्वान जज के विवेक पर ही हम इसको छोड़ते हैं। तो इसके मतलब ये है कि न तो कोई ऐसा स्थापित कानून है रिक्यूजल को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इनकार कर दिया कोई गाइडलाइन बनाने के लिए, तो विवेकाधीन पर मामला है। इसीलिए जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही ये फैसला किया है कि हम इस केस से हटेंगे नहीं, सुनेंगे इस केस को। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि ये फैसला सुने और ऐसा फैसला हो सामने लेके आए जो कि सर्वमान हो और एक लगे कि न्याय सामने हुआ है। क्योंकि अब इस केस में जो एक केजरीवाल ने अपनी जो दलीलों में जो एक डैमेज पहुंचाया है जज की क्षमता को लेकर के, जज की निष्पक्षता को लेकर के जो उसने उंगली उठाई है, वो की मामूली बात नहीं है। वो एक भारतीय न्याय प्रणाली को के ऊपर एक प्रकार से सीधे से चैलेंज किया गया है, उसकी निष्पक्षता को एक सूली पर, एक जो कसौटी पर चढ़ा दिया गया है। तो अब आगे जो है इस केस में क्या फैसला होगा वही उसकी एक न्याय की स्थिति बनाएगा। पर जो डैमेज हुआ है वो डैमेज एक चुनौती है जिसको कि आगे जाकर माननीय स्वर्णकांता शर्मा जो है जज महोदय, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उन्हीं पर निर्भर करेगा कि अगर उस केस से इस केजरीवाल के इस केस से नहीं हटी है तो कोई ऐसा फैसला वो दें ताकि जो शंकाएं पैदा हुई हैं वादी के अंदर, आम पब्लिक के अंदर और जो न्याय विशेषज्ञों के अंदर जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं, यही एक इसकी उम्मीद की जा सकती है। बाकी तो ये है कि एक जो एक चुनौती है, जो कसौटी है, उस पर तो ये केस चढ़ ही चुका है। आगे स्थिति जस्टिस शर्मा के फैसले पर निर्भर करेगा कि जो आज चर्चा है वो आगे चर्चा एक सकारात्मक हो, नकारात्मक न हो। ये एक उम्मीद की जा सकती है विद्वान जज से कि वो ऐसा फैसला आगे सुनाएंगी। तो ये आगे इस तरह का ही एक उम्मीद होकर के इसी के साथ ये आज की चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं एक सकारात्मक नोट के साथ कि विद्वान जज भारतीय न्याय प्रणाली की साख को और मजबूत करेंगी अपना एक निष्पक्ष फैसला आगे सुना करके। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every